नमस्कार दोस्तों, सेबी विद बैंकिंग विद्या चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएफएम का मॉड्यूल डी चैप्टर 27 एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स को डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक केस स्टडी रहता ही रहता है जो कि 5 से 6 मार्क्स का होता है। प्लस एमसीक्यूज तो वन लाइनर क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इस चैप्टर को आपको डिटेल से पढ़ना है, इस पे बेस्ड जो भी एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, कोई भी जो लोन है वो स्टैंडर्ड से नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे बनता है, किस 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 स्टेज से गुजर के बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एनपीए एक्चुअली है क्या चीज़, वो भी जानना है। ठीक है, कि जो रिकॉग्निशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो मैंडेटरी प्रोविजनिंग नॉर्म्स है उसके बारे में हम लोग को जानना है। जो रेजोल्यूशंस है हमारे, जो टूल किट है, जो एसडीआर आईपीसी 2016 में जो आया था, ये इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये प्रोविजनिंग स्टार्ट कब से हुआ था। जो नरसिम्हम कमेटी था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई ने ये सारे बैंकों में कंसिस्टेंसी रहे, इसलिए ये नॉर्म्स लाया था। ठीक है, ये पॉलिसी क्या करता था, पॉलिसी मैंडेट्स द इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन मस्ट बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव, बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द मैथमेटिकल रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी रेदर देन सब्जेक्टिव एजम्पशंस। सब्जेक्टिव नहीं होना है कि नहीं वो दे देगा पैसा आएगा, वैसा नहीं। एक्चुअल अकाउंट में जब कैश रिकवरी होगा तब आप उसको अपने इनकम में काउंट कर सकते हैं, तब बैंक उसको अपने अकाउंट में इनकम में काउंट कर सकता है। अदरवाइज वो उसको जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उस अकाउंट में, उसको वो इंटरेस्ट इनकम में नहीं कर सकता है चार्ज। ठीक है, जो कुछ की पॉइंट्स है आपका उसको आज हम लोग जानते हैं। जैसे कि एनपीए क्या है, पहले सबसे पहली बात है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। तो अ लोन और एडवांस दैट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक ट्रिगर्ड बाय ऑब्जेक्टिव ओवरड्यू टाइमलाइंस। मतलब क्या है कि आपका कोई भी जो लोन है या एडवांस है जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट तो है बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा है बैंक के लिए, बैंक के लिए वो इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ओवरड्यू टर्म, ओवरड्यू क्या है, तो एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी। कोई भी जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसमें कोई भी अमाउंट अगर बैंक में को ड्यू रह जाता है एक सर्टेन ड्यू डेट को, जिस डेट को देना था कस्टमर को पैसा, अगर वो नहीं देता है तो वो अमाउंट क्या बन जाता है, ओवर ड्यू अमाउंट बन जाता है। ठीक है, एक आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। ये क्या है, तो ये एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक स्टेटस है फॉर ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के लिए ही हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड का यूज़ करते हैं, ये टर्म लोन के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड जो है हम लोग ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लोन के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है आपका, तो ये किस परिस्थिति में रेज हो सकता है ये सिचुएशन, कि जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, बैंक जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, या तो वो कस्टमर पे नहीं कर रहा है, या पे कर रहा है तो इनसफिशिएंट कर रहा है। अगर उसमें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो कस्टमर हो सकता है 800 रुपये पे किया हो, 200 रुपया ओवरड्यू रह गया हो। ठीक है, 200 रुपये उसमें और पे करना था, वो कम पे किया हो, तो इन दैट केस वो लोन भी आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर में चला जाएगा। उसी तरह अगर लोन 1 लाख का था, वो इंटरेस्ट चार्ज होकर वो लोन 1,05,000 का हो गया, पर कस्टमर ने उसमें इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो द अकाउंट विल बी कैटेगराइज्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट एंड इट विल बी टर्न एनपीए आफ्टर 90 डेज। ठीक है, एसएमए क्या है, तो एसएमए क्या है कि एनी अकाउंट शोइंग इंसिपिएंट स्ट्रेस बिफोर द 90 डे एनपीए थ्रेशोल्ड। 90 डेज तक अगर कोई स्ट्रेस में रहता है तो उसके बाद 90 डेज के बाद क्या होता है, एनपीए कैटेगराइज हो जाता है। 90 डेज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कि एसएमए 0 जो कि 1 दिन से लेके अगर 30 डेज तक अगर आपका कोई भी अमाउंट उसमें ओवरड्यू रहता है तो वो एसएमए 0 में काउंट होता है वो। उसी तरह 31 डेज से 60 डेज तक अगर ड्यू रहता है कोई अमाउंट तो वो एसएमए 1 में रहता है, और 61 से 90 डेज तक एसएमए 2 रहता है। 90 डेज के बाद क्या होता है, वो एनपीए कैटेगराइज हो जाता है। ठीक है, प्रोविजनिंग। अब कोई अकाउंट जब एनपीए कैटेगराइज हो गया तो बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक को अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के उस अकाउंट का जो पोटेंशियल लॉस है, बैंक को वो फ्यूचर में जाके पूरा लॉस भी हो सकता है।
अभी कोई अकाउंट एनपीए हुआ तो उसमें जो भी प्रोविजनिंग करना है गाइडलाइन के हिसाब से, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे गाइडलाइन के हिसाब से, बैंक तो अभी उसमें प्रोविजनिंग करेगा, प्रोविजनिंग रखना ही पड़ेगा बैंक को ना, और पोटेंशियल वो लॉस भी हो सकता है, तो उस हिसाब से बैंक को अपना प्रोविजनिंग करना पड़ता है अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के, ठीक है। डीसीसीओ क्या है कि अब कोई प्रोजेक्ट लोन है, मान लीजिए सारा लोन तो 90 डेज में एनपी नहीं हो सकता ना, कोई प्रोजेक्ट लोन है, जिस कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मान लीजिए बैंक ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक पुल बनाने के लिए उसको वर्क ऑर्डर मिला हुआ था कि लोन दिया है, वो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन ही है 2 साल, वो 2 साल में वो पुल बन के तैयार होना है, ठीक है। तो 2 साल, दैट मीन्स वो 2 साल तक तो वो इनकम जनरेट नहीं कर सकता ना, वो 2 साल के बाद वो पुल बन जाएगा, तब हो सकता है तब उस टोल टैक्स उसमें लिया जाएगा, तब इनकम जनरेट होगा उस जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए। एक हम सिनेरियो बता रहे हैं आपको। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट लोन्स हैं उसमें आपका जो कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन है उस पर सारा चीज़ डिपेंड करता है कि उसका जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में वो काम कंप्लीट होता है, उसके बाद वो उसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तब से वो सारा आपका एनपीए का क्लासिफिकेशन उसमें जो भी रूल्स है वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। बहुत समय ऐसा हो सकता है कि टाइमलाइन बढ़े, रिस्ट्रक्चरिंग होता है फिर लोन का, कि 2 साल में कंप्लीट होना था, किसी एक्सटर्नल कारण से अनअवॉइडेबल सिचुएशन के कारण वो नहीं कंप्लीट हो पाया, तो फिर आगे उसका रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ठीक है। अब एसएमए जीरो लोन आपको जैसे हम पहले ही बता दिए कि एसएमए जीरो में कब लोन कैटेगराइज होता है कि अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है ओवरड्यू रहता है मोर देन 30 डेज, ठीक है, बट अकाउंट शोज साइंस ऑफ इंसिपिएंट स्ट्रेस। यहाँ बोल रहा है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है 30 दिन से ज़्यादा ड्यू नहीं रहता, मतलब 1 से 30 दिन के भीतर वो ड्यू रहता है, तो उसको हम लोग एसएमए जीरो में कैटेगराइज करते हैं। उसी तरह 31 दिन से लेकर 60 डेज के अंदर में अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी पेमेंट ड्यू रहता है तो हम लोग उसको एसएमए 1 में कैटेगराइज करते हैं, और अगर 61 से 90 डेज के बीच में रहा तो उसको हम लोग एसएमए 2 में काउंट करते हैं, ठीक है। बैंक्स को क्या करना है कि बैंक्स मस्ट रिपोर्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड एसएमए क्लासिफिकेशंस टू द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। जो क्रेडिट है उसको हम बैंक को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ ₹50 मिलियन 5 करोड़ एंड अबव क्रेडिट को रिपोर्ट करने के लिए। कंसिक्वेंस ऑफ कंसीलमेंट फेलिंग टू रिपोर्ट एसएमए स्टेटस। अगर बैंक मान लीजिए कि बैंक छिपा लेता है, ठीक है, वो कोई बड़ा अकाउंट है, 5 करोड़ से ऊपर का अकाउंट है, उसमें इंटरेस्ट अर्न नहीं हो रहा है, बट बैंक उसको डिक्लेयर नहीं करता है जो एनपीए, एसएमए में डिक्लेयर नहीं करता है उसको, तो क्या कंसिक्वेंसेज है। अकाउंट सब्जेक्ट टू बैंक टू एक्सेलरेट द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। कंसिक्वेंसेज ऑफ कंसीलमेंट फेलिंग टू रिपोर्ट एसएमए स्टेटस और एवरग्रीन अकाउंट्स सब्जेक्ट टू बैंक टू एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए बैंक को पेनल्टी लग सकता है। नेक्स्ट क्या है कि आपका 90 डेज वाला ये सारा दिया हुआ है कि टर्म लोन जो है अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट जो है आपका 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू रह जाता है तो वो एनपी में होता है। ये थ्रेशोल्ड दिया हुआ है सारा आपका यहाँ। कोई बिल परचेज है तो बिल परचेज या डिस्काउंटेड है वो 90 डेज तक अगर ओवरड्यू रह जाता है 90 डेज से ज़्यादा, तो वो क्या होगा एनपी में कैटेगराइज हो जाएगा। डेरिवेटिव्स के लिए भी सेम है। ओवरड्यू रिसीवेबल्स पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू रिमेन अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज, तो वो डेरिवेटिव्स के लिए भी वो भी मार्क हो जाएगा एनपी के लिए। लेकिन एग्रीकल्चरल लोन के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है कि वो 90 डेज के पीरियड टाइम लाइन में वो डिपेंड नहीं करता। उसके लिए है क्या, क्रॉप सीजन पे हम लोग उसका एनपीए होगा अकाउंट या नहीं होगा, स्टैंडर्ड अकाउंट है या एनपीए अकाउंट जो है वो डिसाइड किस पे होता है, तो क्रॉप सीजन पे डिसाइड होता है वो, ठीक है। तो टाइड टू क्रॉप सीजन नॉट डेज ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है जैसे धान वगैरह है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, तो उसके लिए 2 क्रॉप सीजन हम लोग लेते हैं, काउंट करते हैं। उसी तरह अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है गन्ना वगैरह तो उसमें 1 क्रॉप सीजन का लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो एग्रीकल्चरल एडवांस है उसके लिए एनपीए मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। उसको हम लोग डेज में काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्रॉप सीजन में काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आउट ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। देखिए इस चार्ट को ध्यान रखिए, आपको ये आउट ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद करेगा। क्या बोल रहा है कि हैज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्ड कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर फॉर 90 डेज। अगर 90 डेज से ज़्यादा सैंक्शन लिमिट, मान लीजिए किसी को लोन 1 लाख दिया गया था, अगर उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा वो रह जाता है 90 डेज से ज़्यादा, तो यस ये आउट ऑफ ऑर्डर होगा, ठीक है।
आउट ऑफ ऑर्डर होगा। और इफ़ नो, अगर ये नहीं रहता है तो आर द जीरो क्रेडिट्स कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज। अगर मान लीजिए कोई लोन है, 1 लाख का लोन है, वो 10,000 ही विड्रॉ किया है, 90,000 अभी भी उसमें अवेलेबल है, बट वो 90 डेज तक उसमें कोई भी क्रेडिट टर्न ओवर नहीं करता है, उसमें कोई भी पैसा जमा नहीं होता है। तो जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो 10,000 विड्रॉ किया है, 10,000 पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है बैंक का, वो इंटरेस्ट तो सर्व नहीं हो पा रहा है ना। तो इन दैट केस ऑल्सो यस, द अकाउंट विल बी टर्म्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। ठीक है, एनपीए में अगर वो फिर 90 डेज के बाद वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो देता है, इफ नो, देन क्या होगा, आर द क्रेडिट्स ओवर द लास्ट 90 डेज इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अगर मान लीजिए वो देता भी है, इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, तो क्या ये सफिशिएंट है कवर अप करने के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। मान लीजिए 1 लाख का लोन था, उसमें वो 50,000 ही विड्रॉ किया है, 50,000 विड्रॉ करने पे 500 रुपये का उसमें इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो क्या वो हर महीना 500 रुपये पे कर रहा है मिनिमम। अगर 500 रुपये पे नहीं कर रहा है, मान लीजिए 300 रुपये ही पे कर रहा है, तो 200 रुपये तो शॉर्टफॉल रह जा रहा है ना। तो इन दैट केस ऑल्सो दैट अकाउंट विल बी टर्म्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट एंड इट विल बी कैटेगराइज्ड एज एनपी अकाउंट आफ्टर 90 डेज। ठीक है, और ये सारा चीज़ वो पैसा वगैरह सब टाइम पे दे रहा है, तो क्या होगा, वो अकाउंट स्टैंडर्ड रहेगा, हेल्थी अकाउंट रहेगा। ठीक है, ये इनकम रिकग्निशन का आपको दिया हुआ है कि कोर पॉलिसी क्या कहता है। तो इनकम ऑन एनपीए इज नॉट रिकग्नाइज्ड ऑन एन एक्रूअल बेसिस। जो एनपीए अकाउंट है उसमें जो भी इनकम है वो उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर उसमें जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो रियलाइज़ नहीं हो रहा है। जब तक रियलाइज़ नहीं होता है तो बैंक उसको प्रॉफिट्स में, अपने बुक्स में उसको प्रॉफिट में नहीं काउंट कर सकता, उसको इनकम में नहीं दिखा सकता है। इट इज़ ओनली बुक्ड एज इनकम व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड। वो इनकम में तभी बैंक उसको बुक कर सकता है, उसको दिखा सकता है, जब वो एक्चुअल में रिसीव हो। ठीक है, जब तक वो देता नहीं है तब तक हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब मैंडेटरी रिवर्सल क्लॉज है, क्या कहता है ये मैंडेटरी रिवर्सल, कि इफ़ एन एडवांस बिकम्स एनपीए द बैंक मस्ट रिवर्स ऑल अक्रूड बट अनकलेक्टेड इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पास्ट पीरियड्स। जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट पहले तो एसएमए 0 में रहेगा, फिर एसएमए 1, फिर एसएमए 2 में रहेगा। इन दैट ड्यूरेशन एसएमए 0 में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, डिडक्ट कर लेता है, उसको अपने इनकम में भी जोड़ लेता है। मान लीजिए एसएमए 1 में भी सेम है, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो बैंक अपना बुक्स में उसको काउंट कर लेगा, एसएमए 2 में भी। लेकिन अगर इस पीरियड में एसएमए 0, 1, 2 के पीरियड में, 90 डेज के पीरियड में, अगर वो जितना इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया अगर वो पूरा पैसा नहीं लौटाता है, तो वो क्या होगा, बैंक को पूरा, जब एनपीए मार्क हो जाएगा वो अकाउंट, तो वो पूरा ही इनकम फिर से उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा बैंक को। अगर मान लीजिए वो पूरा पेमेंट नहीं करता, हाफ पेमेंट करता है, 1 लाख का इंटरेस्ट चार्ज हुआ था, वो 50,000 ही पे करता है, तो वो 50,000 उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा बैंक को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि मैंडेटरी रिवर्सल क्लॉज, इफ एन एडवांस बिकम्स एनपीए द बैंक मस्ट रिवर्स ऑल अक्रूड बट अनकलेक्टेड इंटरेस्ट क्रेडिट इन पास्ट पीरियड। उसका थोड़ा फीस, कमीशंस एंड सिमिलर इनकम एक्रूड बट अनकलेक्टेड मस्ट ऑल्सो भी रिवर्स। कोई भी फीस आप उस पर अगर आप चार्ज किए हैं, कमीशन चार्ज किए हैं, तो वो अगर कस्टमर पे नहीं करता है तो उसको बैंक को रिवर्स करना पड़ेगा आफ्टर द अकाउंट टर्न्ड एनपीए। लेकिन इसमें कुछ सेफ हेवन भी, मैंने बैंक के लिए कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कोई अगेंस्ट एफडी लोन है, तो उसमें बैंक 90 डेज तक अगर कोई कस्टमर पे नहीं करता है तब भी उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है और उसको इनकम में अपना काउंट कर सकता है। कब तक, जब तक वो मार्जिन अवेलेबल रहे। जैसे हम लोग एफडी के अगेंस्ट में लोन देते हैं कि 90% तक देते हैं, तो 10% का मार्जिन रहा, तो जब तक बैंक के पास वो मार्जिन अवेलेबल है तब तक बैंक उसको इनकम में काउंट कर सकता है। आफ्टर दैट फिर वही आपका हो जाएगा कि अकाउंट एसएमए 0 में रहेगा, एसएमए 1, एसएमए 2, फिर एनपीए हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मार्जिन खत्म हुआ, ये किस किस केस में होता है, तो ये टर्म डिपॉजिट में होता है, एनएससी के अगेंस्ट में जो लोन होता है उसमें होता है, इंदिरा विकास पत्र हो गया, केवीपी हो गया, एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में जो लोन होता है। जब तक एडुकेट मार्जिन अवेलेबल है तब तक बैंक उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसको वो अपने इनकम में क्लेम करता है। ठीक है, इनकम में बुक करता है। और अदरवाइज जब से ही मार्जिन खत्म होता है वो एनपीए कैटेगराइज होता है, उसको इनकम में काउंट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें बस वही क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स सही है आपका कि अकाउंट स्टैंडर्ड कब कैटेगराइज होता है, सब स्टैंडर्ड में कब होता है, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट क्या है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन कब होता है, जब नो ओवरड्यू, 90 डेज तक कोई ओवरड्यू नहीं है तो स्टैंडर्ड एसेट हो गया। 90 डेज से ज़्यादा अगर उसमें ओवरड्यू रहा
तो वो क्या होगा, एनपीए कैटेगराइज हो जाएगा। तो एनपीए जब कैटेगराइज होता है तो 91 डेज से, अगर जैसे 90 डेज क्रॉस किया तो 90 डेज के बाद ही क्या हो जाएगा, वो एनपीए कैटेगराइज हो जाएगा। ठीक है। अब एनपीए कैटेगराइज जिस डेट से हुआ उस डेट से लेस देन 12 मंथ्स, मैंने उस डेट से 1 साल लेस देन 12 मंथ तक वो किस कैटेगरी में कैटेगराइज रहता है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट में रहता है। ठीक है। वो एनपी लोन जो होता है वो सब स्टैंडर्ड एसेट में कैटेगराइजेशन रहता है इसका। उसके बाद जब फिर भी कस्टमर ने पैसा पे नहीं किया, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला उस अकाउंट का, तो क्या होता है, रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स लेस देन 12 मंथ्स जो है वो क्या है, सब स्टैंडर्ड में रहा। 12 मंथ से ज़्यादा जैसे हो गया वो डाउटफुल एसेट बन गया। अब डाउटफुल में भी डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 रहता है। ठीक है। ये भी, इसका भी कैटेगराइजेशन अलग अलग होता है। फिर बोल रहे लॉस एसेट, लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय बैंक। लॉस कौन कब डिक्लेयर होता है, जब बैंक उसमें आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ इसमें अब कोई पैसा नहीं आने वाला है, स्टॉक विनील हो गया है, तो बैंक उसको, या तो बैंक या तो ऑडिटर उसको क्या करता है, लॉस में कैटेगराइज कर देता है और उसको रिटर्न ऑफ हो जाता है। बैंक के बुक से वो रिटर्न ऑफ हो जाता है होली, मैंने बैंक उसको 100% प्रोविजनिंग कर देता है। ठीक है। कस्टमर के लिए वो ड्यू रहता है बट बैंक उसको अपने बैलेंस शीट से क्लियर कर देता है। कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल कंटिन्यूएंस एज अ बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड। ठीक है। अब एक इसमें क्या है कि एक स्टेट वे रूल भी है, कोई एसेट जो है वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड एसेट से लॉस एसेट भी जा सकता है। स्टैंडर्ड एसेट है वो 90 डेज तक ओवरड्यू पे नहीं किया, 90 डेज के बाद वो एनपे हुआ, उसका डायरेक्ट वो डाउटफुल में भी जा सकता है और डायरेक्ट वो लॉस में भी जा सकता है। किस कंडीशन में जा सकता है इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर उस पर जो भी सिक्योरिटी है, मान लीजिए वो अगर कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी पे नहीं लिया है, वो लोन अगर स्टॉक के बेसिस पे लिया है, तो अगर वो स्टॉक 50% से उसका वैल्यू इरोड हो जाता है, उसका वैल्यू 50% से लेस रह जाता है, तो इन दैट केस ऑल्सो बैंक जो है ये सब स्टैंडर्ड का जो कैटेगरी है उसको बाईपास कर जाएगा। ठीक है। और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा। और इफ़ द सिक्योरिटी वैल्यू इज लेस देन 10%, अगर उसका सिक्योरिटी का जो वैल्यू वो 10% से नीचे रह जाता है, मैंने 90% उसका इरोड हो जाता है, इन दैट केस अकाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड एसेट से जैसे एनपी डिक्लेयर होता है वो सीधा लॉस एसेट में चला जाएगा। अगर उसका स्टॉक कोई, मान लीजिए कोई लोन था जो स्टॉक के बेसिस पे लिया था, किसी कारण से उसका स्टॉक डिप्लीट कर गया, चोरी हो गया, ख़राब हो गया, नहीं बेच पाया, एक्सपायर कर गया, वॉट एवर मे बी द रीज़न, अगर उसका स्टॉक जो है 90% से ज़्यादा इरोड कर जाता है, तो इन दैट केस ऑल्सो हमारा ये अकाउंट क्या होगा, क्लासीफाई हो जाएगा आपका लॉस एसेट में। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि गवर्नमेंट गारंटीड अगर कोई एडवांस है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनपीए क्लासिफिकेशन फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस अंटिल द गारंटी इज रिपुडिएटेड। मैं जब तक वो गारंटी रिपुडिएट नहीं हो जाता है, कैंसिल नहीं हो जाता है, तब तक वो उसमें बैंक क्या करता है, तब तक उसको इनकम को वो रिकॉग्नाइज करते रहता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के लिए भी सेम है। क्रेडिट कार्ड द ट्रिगर इज बेस्ड ऑन द मिनिमम ड्यू अमाउंट। अगर क्रेडिट कार्ड में आप कभी यूज़ किए होंगे तो देखिएगा आपको ऑप्शन आता है, या तो फुल अमाउंट पे करिए या तो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है उसको पे कर दीजिए आप। तो अगर वो कस्टमर मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे नहीं करता है तो इन दैट केस क्या होगा, वो अकाउंट एनपीए कैटेगराइज हो जाएगा। ठीक है। 90 डेज तक अगर पे नहीं करता है तो एनपीए कैटेगराइज हो जाएगा। प्रोजेक्ट लोन जो हम लोग अभी ऊपर में हम लोग पढ़े अर्लियर स्लाइड्स में, प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन कैन रिटेन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन इफ कंप्लीशन इज डिलेड। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, अप टू 2 साल तक है डिफरमेंट विदाउट स्ट्रक्चरिंग। नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में अप टू 1 ईयर, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो 2 साल तक उसमें हम लोग डिफर कर सकते हैं। बैंक जो उसमें 2 साल तक डिफर कर सकता है, उसको स्टैंडर्ड कैटेगरी में मान सकता है। और अगर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट लोन है तो उसको 1 साल के लिए। ठीक है। अब इसमें प्रोविजनिंग का दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड एसेट रहता है तो कितना प्रोविजनिंग करते हैं, सब स्टैंडर्ड में कितना, डाउटफुल में कितना। ठीक है। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 के बारे में दिया हुआ है। लॉस हो जाता है तो उसमें हम लोग कितना करते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है आपका। स्टैंडर्ड एसेट में क्या है कि अगर एग्रीकल्चर और एसएमई एडवांसेज हैं, ठीक है, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज है, तो 0.25% जो है स्टैंडर्ड लोन में, ये लोन अभी ख़राब नहीं हुआ है आपका, लोन आपने दिया है उस समय भी ये लोन का जो है 0.25% इसका एग्रीकल्चर और एसएमई में प्रोविजनिंग रहता है। कोई लोन अगर कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए दिया गया है तो उसमें 1% का प्रोविजनिंग होता है। लेकिन अगर वही रियल एस्टेट
हाउसिंग के लिए दिया गया है तो उसमें 0.75% का प्रोविजनिंग होता है। ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट अगर है तो उसमें भी दो पार्ट में कैटेगराइजेशन किया गया है कि अगर सिक्योर्ड प्रोविजनिंग, अगर सिक्योर्ड पोर्शन जो है, कोई भी लोन अगर एनपीए हो गया लेकिन उसमें कुछ सिक्योरिटी है तो जो जो सिक्योर्ड पर्सन है उसका भी प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, कितना, 15% का। और अगर अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड का कितना, 25% करना होगा, और 20% फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। डाउटफुल अगर कैटेगराइजेशन हो गया अप टू 1 ईयर, दैट मीन्स अगर वहाँ पर मेंशन कर देता है कि डाउटफुल अप टू 1 ईयर, दैट मीन्स डाउटफुल 1 में है वो। डाउटफुल 1 में कोई लोन अगर है तो सिक्योर्ड पोर्शन पे हम लोग 25% का प्रोविजनिंग करते हैं, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें 100% का प्रोविजनिंग हो जाता है। ठीक है। और जब डाउटफुल 2 में रहता है, मैंने 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक के बीच में जो जब रहता है वो एनपीए अकाउंट, तो जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें हम लोग 40% का प्रोविजनिंग करते हैं, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो 100% रहता है। उसी तरह जब डाउटफुल 3 में रहता है या लॉस एसेस हो जाता है तो सिक्योर्ड पोर्शन रहे या अनसिक्योर्ड पोर्शन रहे, दोनों ही केस में 100% का प्रोविजनिंग होता है। ठीक है। इस सिनेरियो पे बेस्ड जो है ये जो प्रोविजनिंग आपका नॉर्म्स है इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पे बेस्ड आपका बहुत सारा केस स्टडी मिलेगा आपको, और इसी पे बेस्ड आपको केस स्टडी पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है। देखिए इस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये एक सिनेरियो लिया गया है कि कोई भी एक लोन है, 4 लाख का लोन दिया गया जिसमें ईसीजीसी गारंटी अवेलेबल है। ठीक है। 50% का ईसीजीसी गारंटी अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग प्रोविजनिंग जब करेंगे तो कितना का प्रोविजनिंग होगा। देखिए आपको इसमें सिनेरियो दिया गया कि 4 लाख का लोन है, उसमें 1.5 लाख का कुछ सिक्योरिटी भी रखा हुआ है, मान लीजिए एफडी वगैरह कुछ किया हुआ है। अभी वो किस कैटेगरी में, तो डाउटफुल 2 कैटेगरी में वो ये लोन अभी। ठीक है। तो इसमें प्रोविजनिंग कितना करना है आपको। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया है 4 लाख। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि अनसिक्योर्ड पोर्शन क्या आ रहा है आपका। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, जो आपका सिक्योरिटी रखा हुआ 1.5 लाख, उसको माइनस कर दीजिए। तो अनरियलाइज्ड बैलेंस कितना हो गया आपका, 2.5 लाख हो गया। ये आपका जो पहला आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन निकल गया वो 2.5 लाख का निकल गया। अब इसमें से आपको देखना है कि ईसीजीसी कवर कितना है। जो अनसिक्योर्ड अनकवर्ड पोर्शन रह गया इसमें से ईसीजीसी कवर्ड है 50% ऑफ अनरियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका 50% मैंने 1.25 लाख, ये कौन कवर कर रहा है, तो ईसीजीसी गारंटी कवर कर रहा है इसको। दैट मीन्स नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस क्या हो गया, 1.25 लाख। मैंने 4 लाख में से 1.5 लाख उसका कुछ भी हो सकता है, एफडी वगैरह हो, कुछ हो, सिक्योरिटी रखा हुआ था तो 1.5 लाख उसमें चला गया। 1.25 लाख का ईसीजीसी कवर था। तो इसका मतलब है नेट जो है 1.25 लाख बैंक के लिए पूरा अनसिक्योर्ड लोन है। अब इसमें इस केस में हम लोग प्रोविजनिंग कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम लोग प्रोविजनिंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें हम लोग 100% प्रोविजनिंग करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग डाउटफुल 2 केस लिए हम लोग। ठीक है। तो डाउटफुल 2 में हम लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर डाउटफुल 2 का केस है जैसे कि 1 ईयर से लेकर 3 ईयर के बीच में रहता है तो वो अनसिक्योर्ड पोर्शन में हम लोग 100% का प्रोविजनिंग करते हैं ना। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है आपसे कि अगर प्रोविजनिंग फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन में 100% करेंगे तो अनसिक्योर्ड पोर्शन तो हम लोग निकाले कितना, 1.25 लाख। ये आपका हो गया आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन में 100%। अब बोला कि प्रोविजन फॉर सिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर्ड पोर्शन में हम लोग कितना करते हैं, 40%। इन केस ऑफ डाउटफुल जो 1 से 3 ईयर का कैटेगरी है उसमें हम लोग 40% करते हैं। तो आपका सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, 1.50 लाख। 1.50 लाख का हम लोग 40%, दैट मीन्स 0.60 लाख। ठीक है। 60,000 हम लोग इसमें प्रोविजनिंग करेंगे। तो टोटल प्रोविजनिंग कितना हो गया, 1.25 लाख अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए, और जो प्रोविजनिंग सिक्योर्ड है उसके लिए 60,000। तो टोटल प्रोविजनिंग हो जाएगा आपका 1.85 लाख। ठीक है। इसमें क्या है कि जो गारंटी कवरेज रहता है ना, तो द गारंटी रिड्यूसेज द प्रोविजनिंग बर्डन बट द सीक्वेंस ऑफ डिडक्शन, सिक्योरिटी फर्स्ट गारंटी सेकंड, इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। ठीक है। अभी साइकिल दिया हुआ है आपका एनपीए ट्रिगर का, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डबल इम्पैक्ट होता है। जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है तो बैंक को क्या होता है, बैंक का तो प्रिंसिपल अमाउंट फंसता है। वही चीज़ आपका दिया गया है यहाँ पर, प्रिंसिपल अमाउंट तो फंसता ही, बट बैंक को अपने प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग निकालना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी अकाउंट जब एनपीए होता है तो बैंक का उसमें डबल इफेक्ट, बैंक को उसमें डबल इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। ठीक है। उसका रेवेन्यू भी श्रिंक करता है और कैपिटल भी श्रिंक करता है। तो दिस डबल इम्पैक्ट इज एग्जैक्टली वाई बैंक्स मोस्ट प्रोएक्टिवली मैनेज एसएमएस। इसलिए एसएमए पे देखिएगा, आप लोग बैंक में हैं, आप लोग बैंकर्स हैं, तो आपको देखिएगा एसएमएस पे बहुत बैंक प्रेशर देता है उसको मेंटेन, माने अकाउंट को रेगुलराइज करने के लिए। तो ड्यू होता है तुरंत उसको जाके फॉलोअप करके उसको रेगुलराइज किया जाता है।
एंड यूटिलाइज एग्रेसिव रेजोल्यूशन टूल्स बिफोर एन एसेट रीचेज द डाउटफुल स्टेज। ठीक है, ऐसे में से वो एनपीए ही जाने नहीं देता है, क्योंकि उसमें बैंक को डबल इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे। ठीक है, ये आपका एसडीआर के बारे में दिया हुआ है, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। अभी जो मैकेनिज्म सब आया हुआ है आपका रिकवरी के लिए, कि अगर एसडीआर जो है बैंक को ये एम्पावर करता है कि अलाउज बैंक्स टू कन्वर्ट डेब्ट इनटू इक्विटी। बैंक ने अगर किसी कोई भी कंपनी को फाइनेंस किया हुआ है तो उसका अगर वो एनपीए हो जाता है तो बैंक के पास ऑप्शन रहता है कि वो उतने पोर्शन का, जितना लोन था उतने पर्सन का, वो डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, उस बैंक का होल्डिंग ले ले, उस बैंक का मालिक बन जाए, उतना उतना पोर्शन का मालिक बन जाए। इक्विटी होल्डिंग इन डिफॉल्टिंग कंपनी इफेक्ट अ चेंज इन मैनेजमेंट एंड फाइंड ए सुटेबल बायर। वो पहले मैनेजमेंट का पार्ट बन जाए, जो भी बैंक है, जो भी क्रेडिटर है, वो उसका मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगा, फिर लेटर ऑन वो एक सुटेबल बायर देख के अपना पोर्शन बेच देगा। टाइमलाइन क्या है इसका, तो कन्वर्जन मस्ट हैपन विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर में बैंक को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और बैंक्स हैव एन 18 मंथ विंडो टू फाइंड द न्यू बायर। अब वो 90 डेज के अंदर डिसाइड किया कि हमको मैनेजमेंट का पार्ट बनना है कि नहीं बनना है। अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट करता है अपने डेब्ट को, तो 90 डेज के अंदर वो डिसीजन लेता है, एंड देन 18 मंथ्स के अंदर उसको नया बायर ढूंढना पड़ता है अपने इक्विटी को बेचने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रिगर है, इसमें किसका अप्रूवल चाहिए, तो अगर कंसोर्टियम लोन है, मान लीजिए 4 बैंक मिल के दिया है, तो 75% क्रेडिटर्स का इसमें अप्रूवल चाहिए बाय वैल्यू और 60% बाय नंबर। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। कोई भी एसडीआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटेजिक डेब्ट स्ट्रक्चरिंग के लिए, बैंक तभी कदम उठा सकता है जब जो कंसोर्टियम लोन है उसका 75% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू और 60% बाय नंबर जो है अप्रूवल दे, एग्री करे, तभी आप ये स्टेप ले सकते हैं। सेकंड एक और स्कीम है क्या आपका, कि सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग। ये क्या, इसका क्या है कि रिस्ट्रक्चरिंग लार्ज टिकट लोन्स वेयर द प्रोजेक्ट इज स्टिल रनिंग स्प्लिट्स डेब्ट इनटू सस्टेनेबल, दैट इज 50% सस्टेनेबल डेब्ट में कन्वर्ट कर देता है, और अनसस्टेनेबल अनस्टेनेबल जो लोन है उसमें, सस्टेनेबल लोन है उसमें कन्वर्ट कर देता है, इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है। 50% आपका लोन डेट रहता है, 50% उसको आपको इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका क्या है कि ये किस में कर सकते हैं, कौन से लोन में कर सकते हैं, तो द एक्सपोजर मस्ट बी ग्रेटर देन 500 करोड़। ठीक है, 500 ऑल लेंडर्स जितने भी 5 या 6 बैंक है जो भी मिलके फाइनेंस किया, वो टोटल एक्सपोजर 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी आप ये सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और एक जो आपने सुना होगा आईबीसी जो है, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन जो है, 2016 में ये स्कीम आया था, ये आया था। इसमें क्या है कि इसमें शिफ्ट्स पावर इंटायरली टू क्रेडिटर्स टू रिकवर डेब्ट्स थ्रू अ डेफिनिट 180 डे डेडलाइन। यहाँ भी 180 दिन का डेडलाइन है, और इसमें पूरा जो मैनेजमेंट है वो क्रेडिटर के पास चला जाता है। इट कवर्स टर्म्स इफ रिकवरी टर्म्स आर नॉट मेट द कंपनी इज इनवॉलेंटरीली लिक्विडेटेड। अगर फिर भी कोई रेजल्यूशन नहीं निकलता है तो लिक्विडेशन में चला जाता है कंपनी। ठीक है, अब लिक्विडेशन में किसको प्रायोरिटी दिया जाता है, जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाता है, उसका सारा चीज़ बिकता है, तो जो भी पैसा वहाँ से मिलता है तो उसको प्रायोरिटी में कैसे, किसको पे किया जाता है, पहले देखिए। सबसे पहले वर्कर्स का सैलरी पे किया जाता है 24 महीने का, जो भी वहाँ काम कर रहा था, अगर कोई इसमें ड्यू है तो 24 मंथ का सैलरी इसमें पे किया जाता है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। हेड ऑफ सिक्योर क्रेडिशन इन लिक्विडेशन, उसके बाद लिक्विडेशन के पास जाता है। मनी ड्यू टू एम्प्लॉयज़ फ्रॉम पीएफ ग्रेचुटी है, जो भी एम्प्लॉय का मनी ड्यू है पीएफ और ग्रेचुटी का, वो इसका पार्ट नहीं होता है, इज इंटायरली एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक्सक्लूड रहता है इसके एम्बिट से। बस आपका कंक्लूजन में आपका यही है कि अकाउंट का जो जर्नी है स्टैंडर्ड से एसएमए से एनपीए, उसका फिर लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है। ठीक है, यही पे आपको समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग सीआईबी विद बैंकिंग विद्या। ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस पे प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सारे मॉड्यूल का स्टडी करिए। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा इसका भी एमसीक्यूज़ और इस पर केस स्टडी जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, उसमें जाके प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।